वेलकम टू एएस पॉइंट पीसीएस। मैं चंदन प्रसाद। आज के इस सेशन में जो हम लोग डिस्कस करेंगे आपका जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा लाइव क्यूज, जिसमें कि आपका झारखंड समान अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो एमसीक्यूज के टाइप के होते हैं उसका एपिसोड नंबर 4 देखेंगे। ऑलरेडी हमने आपके साथ एपिसोड नंबर 1, 2 और 3 आपको प्रोवाइड किया है। अगर उसे अभी तक आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। उसका अलग से प्लेलिस्ट भी बना हुआ है और वो वीडियो लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जैसा कि आपको पता है, डेली मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं, जिसमें कि आपका झारखंड सामान्य अध्ययन डेली लाइव आपका 7 AM से, और सामान्य अध्ययन जो आपका जीएस 1 का पार्ट है उसमें आपका लाइव सेशन जो आपका 9 AM से डिस्कस होता है। आज का जो सेशन है आपका झारखंड सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रश्न सेशन 4 एपिसोड 4 है आपका। तो आज का पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? ऑप्शन है आपका दामोदर घाटी परियोजना, बी आपका है भाखड़ा नागल परियोजना, सी आपका रिहंद परियोजना, डी है आपका हीराकुंड बांध। संबंधित तथ्य का अगर हम बात करें, जैसा कि आपको पता है दामोदर घाटी परियोजना भारत की एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है, जिसका प्रारंभ जो किया गया था आपका 7 जुलाई 1948 को किया गया था। आप देख सकते हैं कि आपका यह भारत का स्वतंत्र भारत का पहला बहुउद्देशीय परियोजना है, जो अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना जो नदी घाटी परियोजना है उसके आधार पर इसे प्रस्तावित किया गया था। और साथ ही आपका ये जो बेनिफिट है, इस घाटी परियोजना का जो बेनिफिट होता है, 2 राज्य विशेषकर पश्चिम बंगाल और झारखंड को इससे प्रमुख फायदा होता है। इलेक्ट्रिसिटी बिजली का उत्पादन से लेकर अन्य कामों का यूज किया जाता है। तो इसमें जो पूछा गया था कि बहुउद्देशीय परियोजना कौन सा है स्वतंत्र भारत का, तो इसका राइट आंसर ए होगा दामोदर घाटी परियोजना। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने, झारखंड के किस पुरातात्विक स्थल से पालकानी जो कि आपका 8वीं से 12वीं शताब्दी का माना जाता है मूर्तियां प्राप्त हुई है? ऑप्शन है आपका चतरा के प्रतापपुर प्रखंड, हजारीबाग में दुमदुमा, तीसरा ऑप्शन है आपका हजारीबाग की पारसनाथ पहाड़ी, और डी ऑप्शन है आपका सिंहभूम जिला के दक्षिणी पूर्व में बेनूसागर में। संबंधित तथ्य देखते हैं। पुरातत्व, जैसा कि आपको पता है कि जो पुरातात्विक स्थल हैं उनकी खोज पुरातत्व विभाग के द्वारा किया जाता है। अगर हम बात करते हैं भारत के इतिहास, झारखंड के इतिहास के बारे में, तो इतिहास के बारे में हमें कैसे पता चलता है? खासकर अगर हम बात करें प्राचीन इतिहास के बारे में, तो प्राचीन इतिहास के बारे में कैसे हमें पता चलता है? तो उसमें पुरातत्व स्थल की खोज की जाती है। साथ ही आपका दूसरा, पहला तो आपका पुरातात्विक स्थल के आधार पर कि पुरातात्विक विभाग उन सारे स्थल को खोज करती है जहां पर पुरातत्व जो काल के प्राचीन काल के वस्तुएं हैं, मूर्तियां हैं, सिक्के हैं, ये सारे नगर वगैरह पाए जाते हैं। दूसरा आपका जो विदेशी विवरण मिलता है, जैसे कि आपको पता होगा चीन के फहियांग या फिर जो विदेशी यात्री होते हैं भारत में प्राचीन काल में आए थे, तो भारत में ये रिवाज नहीं था कि यहाँ के इतिहास के बारे में लिखा जाए, लेकिन जब विदेशी लोग आते थे भारत में भ्रमण करने तो अपने यहाँ जाकर वो उन शहर के बारे में विवरण देते थे, जिससे पता ये चलता है। तीसरा आपका जो साहित्य स्रोत है, जैसे कि हमारे यहाँ रामायण है, गीता है और भी जो धार्मिक ग्रंथ है, उनके आधार पर भी हमारे प्राचीन इतिहास के बारे में पता चलता है। अब यहीं पर हम लोग झारखंड के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो झारखंड में वही चीज है, सोर्सेस पुरातत्व विभाग के द्वारा जो पुरातात्विक स्थल होते हैं उसी के बारे में हम लोग पता चलता है कि प्राचीन जो स्थल थे वो कौन कौन थे। तो झारखंड के जो पुरातात्विक स्थल है, बहुत सारे जो पुरातात्विक विभाग है उनके द्वारा बहुत सारे स्थलों का खुदाई किया गया था। जहां से अगर हम बात करें जो पालकालीन के बारे में पूछा जा रहा है कि पालकालीन से संबंधित जो मूर्तियां प्राप्त हुई थी वो झारखंड के किस स्थल से प्राप्त हुई थी, तो आपको बताते हैं 1894 में कुछ जगह पर अभिलेख मिले थे, और ये आपका हजारीबाग में बराकर जो नदी है के पास जो दूध पानी है वहीं पर ये मूर्तियां प्राप्त हुई थी। लिपि के आधार पर अभिलेख का जो काल बताया गया था 18वीं शताब्दी का बताया गया था। दूध पानी के पास ही दुमदुमा है, वहां पालकालीन
आपका 8वीं से 12वीं शताब्दी की मूर्तियां, पत्थर के अवशेष और शिवलिंग भी प्राप्त हुई थी। मतलब कि जो ये आपका पालकालीन जो मूर्तियां प्राप्त हुई थी, आपका हजारीबाग बराकर नदी के पास, दूध पानी के पास ही आपका दुमदुमा है, वहीं से ये प्राप्त हुआ था। तो इसका राइट आंसर आपका बी होगा, हजारीबाग के दुमदुमा में। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 3, झारखंड में चेरो वंश का साम्राज्य किस नदी के किनारे स्थापित हुआ था? ऑप्शन है आपका बराकर नदी, औरंगा नदी, दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी। आपको बता दें जो चेरो वंश था, जिसे पलामू में एक बोला जाता है कि विशेषकर उनका अधिक राज्य रहा था, तो ये साम्राज्य जो नदी के किनारे स्थित था वह औरंगा नदी था, जो कि आपका एक कोयल नदी की सहायक नदी है, उत्तरी कोयल नदी की एक सहायक नदी है। वहीं पर चेरो वंश का साम्राज्य स्थापित हुआ था। प्रश्न संख्या 4 है आपका, निम्न में से कौन सा झारखंड का पुरातत्व स्थल नहीं है? ऑप्शन है आपका कुसुमगढ़, बड़कागांव, झाबर और डी आपका उपयुक्त सारे पुरातत्विक स्थल है। अगर हम बात करें झारखंड में जो पुरातत्व विभाग के द्वारा खोज किया जाता है पुरातत्विक स्थल, जो कि आपका प्राचीन कालीन या फिर जो मध्यकालीन होता है उससे संबंधित वो क्षेत्र होता है। यहाँ पर जो 3 बताए गए हैं, कुसुमगढ़, बड़कागांव, झाबर, ये झारखंड के तीनों पुरातत्व स्थल है, जहां पर से कुछ न कुछ प्राचीन काल के कुछ न कुछ मूर्तियां, अभिलेख, ताम्रपत्र या फिर अन्य चीजें वहां से पाई गई हैं, जिससे आधार पर यह पता चलता है कि वो पुरातत्विक स्थल हैं। तो इसका राइट आंसर डी होगा, उपयुक्त सारे पुरातत्विक स्थल हैं। प्रश्न संख्या 5 है आपका, झारखंड में मुगल काल के समय से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान से देखिएगा, इसमें जो पूछा जा रहा है कि आपका सही नहीं है, मतलब कि जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो फाइंड आउट करना है। ये सारे कीवर्ड होते हैं, जब भी आप प्रश्न सॉल्व करते हैं या फिर एग्जाम में जाते हैं तो इनसे हाईलाइट जरूर किया कीजिए। पहला ऑप्शन है आपका, शाहजहां के समय रघुनाथ ने दोईसा, चुटिया, जगन्नाथपुर और बोड़िया में सुंदर मंदिरों का निर्माण करवाया। बी ऑप्शन है आपका, औरंगजेब के शासन के प्रारंभिक वर्षों में पलामू का चेरो राजा मेदिनी राय था। सी है आपका, 1660 ईस्वी को औरंगा नदी के किनारे दाऊद खान, जो कि एक आपका औरंगजेब का सेना नायक था, एवं चेरो राजा साहब राय की सेनाओं के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें कि साहब राय की हार हुई थी। और डी है आपका, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर हम अपने मध्यकालीन इतिहास का बात करें तो ये मध्यकालीन इतिहास है, क्योंकि झारखंड प्रदेश जो था आपका दूसरे प्रदेशों से अछूता नहीं था। जैसे कि मुगल काल जब शासन प्रारंभ हुआ था तो मुगल का आपको पता है कि हर क्षेत्र पर, भारत के हर क्षेत्र पर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से अधिकार स्थापित तो हो रहा था। तो झारखंड भी जो छोटा नागपुर क्षेत्र था, जो अन्य भागों में जैसे कि पलामू हो गया, छोटा नागपुर हो गया, अन्य राजवंश के आधार पर वो स्थापित था। तो ये भी अछूता नहीं था, यहाँ पर भी मुगल शासन आना चाहे और वो अपना अधिकार स्थापित करना चाहते थे। तो इसीलिए आप यहाँ पर देख सकते हैं मुगल काल से संबंधित यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया गया है वो तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि शाहजहां के काल में ही रघुनाथ जो शाह था उन्होंने दोईसा, चुटिया, जगन्नाथपुर और बोड़िया में सुंदर मंदिरों का निर्माण कराया था। और साथ ही आपका जो औरंगजेब के शासन काल में जो पलामू का जो चेरो राजा था मेदिनी राय था। और सी ऑप्शन जो है आपका वो भी बिल्कुल सही है, क्योंकि 1660 में ही औरंगा नदी जहां पर चेरो का अपना साम्राज्य स्थापित था, स्थित था, वहां पर दाऊद खान जो कि एक औरंगजेब का सेनानायक था, उन्होंने वहां के जो चेरो राजा थे साहेब राय, उनके बीच में युद्ध चली थी, जिसमें कि साहेब राय की करारी हार हुई थी। अब इसमें जो तीनों स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है आपका, तो इसीलिए राइट आंसर जो होगा आपका यहां पर डी होगा। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 6, 1771 में कैकम ने पलामू जिले पर अधिकार कर लिया, उस समय पलामू के चेरो राजा कौन थे? जैसा कि आपको पता है कि मुगल शासन जो आपका था यहाँ पर स्थापित होता गया,
पलामू में भी स्थापित हुआ था, उनका अधिकार वहां पर आ गया था। इसके बाद जब अंग्रेज आए तो वो भी इन क्षेत्रों पर अधिकार अपना स्थापित करना चाहते थे। उसी तरह आपका 1771 में कैकम ने भी पलामू जिले पर अधिकार कर लिया। तो इसमें पूछा जा रहा है सिर्फ कि उस समय पलामू के राजा कौन थे जिनकी हार हुई थी अंग्रेजों के हाथों। ऑप्शन है आपका राजा चित्रजीत राय, राजा मेदिनी राय, राजा साहेब राय या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको बता दें 1771 ईस्वी में कैकम जो पलामू जिले पर अधिकार कर लिया, जो कि एक अंग्रेज शासक था कैकम, उसने बहुत सारे क्षेत्रों पर, झारखंड जो आज तक हम डेट में देख रहे हैं, तो ये बहुत सारे क्षेत्रों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। उसमें पलामू भी शामिल था, जो कि 1771 में वहां पर शासन मतलब कि स्थापित कर लिया, अधिकार कर लिया। उस समय जो पलामू के राजा थे, राजा चित्रजीत राय थे। राजा चित्रजीत राय और ठकुराई जो जगन्नाथ सिंह थे रामगढ़ भाग गए थे, मतलब कि उनके अधिकार करने के बाद वो रामगढ़ चले गए थे। तो इसका जो सही उत्तर होगा ए होगा राजा चित्रजीत राय। प्रश्न संख्या 7 है आपका, तिलका मांझी आंदोलन से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? मतलब कि आपका जो गलत कथन है वो आपको फाइंड आउट करना है। पहला कथन है आपका, तिलका मांझी आंदोलन का प्रारंभ 1783 में तिलका मांझी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। बी ऑप्शन है आपका, इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य आदिवासी स्वायत्तता की रक्षा एवं क्षेत्र में अंग्रेजों का खदेड़ना था। सी ऑप्शन है आपका, तिलका मांझी के तीरों से मारे जाने वाला अंग्रेज शासक का सेना का नायक अगस्टिन क्लीवलैंड था। और डी ऑप्शन है आपका, तिलका मांझी को बक्सर में फांसी दी गई थी। अब बात करते हैं तिलका मांझी आंदोलन के बारे में। आप सबने इसके बारे में पढ़ा होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो प्रमुख बातें, जैसे कि तिलका मांझी आंदोलन कब हुआ था, ईयर याद कर लेते हैं, उसका नेतृत्व किनके द्वारा किया गया था, और साथ ही अन्य प्रदेशों में, आजकल तो इतना याद कर लेते हैं कि अन्य प्रदेशों में जैसे कि अन्य जो क्षेत्र हैं वहां पर कब कब ये आंदोलन प्रारंभ हुआ, बस इतना याद करके छोड़ देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। एग्जाम में इस तरह के अगर प्रश्न पूछेंगे तो आपको वहां पर दिक्कत होगी। तो यहाँ पर देखिएगा 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है, सॉरी 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसमें से बताने कौन सा गलत है, सत्य नहीं है, वही फाइंड आउट करना है। अब बात करते हैं तिलका मांझी आंदोलन के बारे में, जो कि बिल्कुल आपका 1783 में ये तिलका मांझी के नेतृत्व में इसे प्रारंभ किया गया था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य यही था कि जो अंग्रेज के हाथों में चला गया है, जो हमारा शासन या फिर जो भी चीजों को, तो मतलब कि अपनी आदिवासी स्वायत्तता की रक्षा करना और अपने क्षेत्र को वापस लेना। जो भी अपना क्षेत्र उन्होंने कब्जा कर लिया, अधिकार कर लिया, जिस पर कि हमें लगान वगैरह पे किया जाता है, तो उन क्षेत्रों को वापस लेना, ये मुख्य उद्देश्य था। और तिलका मांझी ये जो विद्रोह चला था वो एक लंबे समय तक चला था, जिससे कि अंग्रेजों को भी बहुत ज्यादा हानि हुई थी। अंत में तो पकड़े गए थे तिलका मांझी और उन्हें फांसी दिया गया था, लेकिन अंग्रेजों को भी इससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। और अंग्रेजी सेना का जो एक नायक था अगस्टिन क्लीवलैंड, उनके तीरों के से मारा गया था। अब बात करते हैं कि जब तिलका मांझी को पकड़ा गया था तो जो उन्हें फांसी दी गई थी बक्सर में नहीं दी गई थी, उन्हें भागलपुर में एक बरगद के पेड़ पर उन्हें लटका दिया गया था। क्लियर है? तो 1785 में तिलका मांझी को धोखे से गिरफ्तार कर लिया गया था। याद रखिएगा, जो ये आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1783 में हुआ था। 1785 में उन्हें पकड़ लिया गया धोखे से, भागलपुर में बरगद पेड़ पर उन्हें फांसी दे दी गई थी। वह स्थान आज भागलपुर में बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से प्रसिद्ध है। उनके याद में इस स्थान का नाम जो दिया गया है बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है। तो इसमें पूछा गया था कि कौन सा सत्य नहीं है, गलत कौन सा कथन है, तो डी गलत है, क्योंकि उन्हें भागलपुर में फांसी दी गई थी। और याद रखिएगा 1785 में उन्हें पकड़ा गया था। एग्जाम में तो कुछ भी पूछा जा सकता है, तो इसीलिए हर तथ्य अगर आपको याद रहेगा तो प्रश्न कैसा ही पूछा जाए, ऐसा नहीं कि हम ये प्रश्न दे रहे हैं तो यही पूछा जाएगा, किसी भी तरह का पूछा जा सकता है। आपको फैक्ट याद रहना चाहिए, आप इजिली आंसर दे सकते हैं चाहे कोई एग्जाम हो। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 8, छोटा नागपुर की जनजातियों का पहला राष्ट्रीय आंदोलन किसे माना जाता है? ऑप्शन है आपका बिरसा आंदोलन, हो आंदोलन, तिलका मांझी आंदोलन या फिर भूमिज विद्रोह।
ये तो बहुत इजी है, आप सबने बहुत ज्यादा इससे स्टडी भी किया होगा। बिरसा आंदोलन को छोटा नागपुर की जनजातियों का पहला राष्ट्रीय आंदोलन माना जाता है और इसे विशेष स्थान भी दिया गया था। तो बिरसा आंदोलन के बारे में आपको बता दें तो बिरसा आंदोलन जो छोटा नागपुर की जनजातियों का पहला राष्ट्रीय आंदोलन था, जिसका नेतृत्व भगवान बिरसा मुंडा उनके द्वारा किया गया था। इस आंदोलन से आदिवासियों ने पहली बार अनुभव किया था कि वे अपने आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं का समाधान तभी निकाल सकते हैं जब ही उन्हें राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त होगी, जो कि ये सारे जो नेतृत्व किया गया था बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे आपका प्रश्न संख्या 9, कोल विद्रोह से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन है आपका पहला, यह मुंडा जनजाति का विद्रोह था जिसमें हो जाति ने भी खुलकर साथ दिया था। दूसरा कथन है आपका, इस विद्रोह में छोटा नागपुर विशेषकर सिंहभूम, पलामू, मानभूम के कुछ भागों की जनजातियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। सी ऑप्शन है आपका, इस विद्रोह के प्रमुख कारण भूमि संबंधी असंतोष था। और डी ऑप्शन है आपका, विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1845 ईस्वी में एक नए प्रांत दक्षिण पश्चिमी सीमा एजेंसी का गठन हुआ। कोल विद्रोह के बारे में सबसे पहले तो आपको जानना होगा। कोल विद्रोह जो कि 1831 में यह प्रारंभ हुआ था। विश्व विद्रोह के परिणाम स्वरूप क्या हुआ था कि जो एक नए अंग्रेजों को एक नए प्रांत की एजेंसी का गठन किया गया था, जिसका नाम दिया गया था दक्षिण पश्चिम सीमा एजेंसी। और ये आपका 1833 में यह नए प्रांत की घोषणा की गई थी। बाद में मानकिन मुंडा पद्धति को एक वित्तीय एवं न्यायिक अधिकार भी दिए गए। अब इसमें जो दिया गया था कथन 1 बिल्कुल सही है आपका, मुंडा जनजाति का विद्रोह था जिसमें हो जाति ने खुलकर भाग लिया था। और ये विशेषकर जो सिंहभूम है, पलामू है, मानभूम है, वहां पर के जनजाति इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए थे इस आंदोलन में। और इसका मुख्य कारण था कि भूमि जो संबंधी जो असंतोष था जनजातियों के बीच, उसके वजह से इस विद्रोह को और भी बल मिला था। और डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये तो हुआ था कि नए प्रांत जो दक्षिण पश्चिम सीमा एजेंसी उसका गठन हुआ था, लेकिन ये 1833 में गठन हुआ था, न कि 1845 में। पूछा गया था कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो डी सत्य नहीं है, इसीलिए राइट आंसर यहाँ पर डी होगा। प्रश्न संख्या 10, आज के सेशन का अंतिम प्रश्न। हजारीबाग में आयोजित बिहारी छात्र संगठन के 16वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन है आपका राम नारायण सिंह, राजेंद्र प्रसाद, सरला देवी या फिर जवाहरलाल नेहरू। जो हजारीबाग में आपका आयोजित हुआ था बिहारी छात्र संगठन का 16वां अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता सरला देवी के द्वारा किया गया था। क्लियर है? तो इसका राइट आंसर 10 का आपका सी होगा, सरला देवी। तो इस तरह से आज आपका 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न डिस्कस किए गए हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दिए, जिससे आने वाले न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और साथ ही अपना वैल्यूएबल कमेंट जरूर किया कीजिए। कमेंट बॉक्स में आप किसी तरह से सवाल पूछना चाहते हैं, हमारे वीडियो पर फीडबैक देना चाहते हैं, तो अपना कमेंट जरूर किया कीजिए। और साथ ही आपका हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए highest.pcs लिखकर हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, आपको ऐड कर दिया जाएगा। हमारे स्टडी मटेरियल, जिसमें कि आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किए जाते हैं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा दोनों के लिए, या फिर इंडिविजुअल भी आप ले सकते हैं। बहुत सारे छात्र इस बार क्या कर रहे हैं कि प्रारंभिक के लिए एक बार लेना चाहते हैं, मेंस के लिए अलग लेना चाहते हैं, तो वैसा भी आप कर सकते हैं। बिल्कुल, वो आपको भी कॉस्ट पड़ेगा कम, और वो चीज आपके लिए सुविधा भी होगा, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। उसी तरह आपका जेएसएससी के लिए आपका उपलब्ध है, और हिंदी भाषा एवं साहित्य जेपीएससी के लिए भी और जेएसएससी के दोनों के लिए अलग अलग उपलब्ध है, जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग उपलब्ध कराए जाते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, सारे चीज आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा। और साथ ही लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, वहां से आप डायरेक्ट हमारे जो इंस्टोमोजो स्टोर है वहां से आप डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं। वहां पर आपको सारा डिटेल फिल करना है, पेमेंट करने के बाद आपका ऑर्डर आ जाता है, वो आपको विद इन 1 वीक 5 to 6 डेज में आपको वो रिसीव हो जाता है। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।